बच्चों क्या आपको पता है क्लास 10 साइंस के बोर्ड्स में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी एक बहुत 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 अच्छा स्कोर हासिल किया जा सकता है। इसी बात को अगर हम ध्यान में रख करके आगे बढ़े तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और बच्चों हम लोग मार्क वाइज प्रोसीड करेंगे। जैसे अभी हम पहली वीडियो आएगी हमारी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स से क्वेश्चंस की, देन उसके बाद अगली वीडियो आएगी 3 और 4 मार्क्स से क्वेश्चंस की। और हाँ बच्चों, इस चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रैपिड रिवीजन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, उसको भी आप जरूर देखें, उसके बाद क्वेश्चंस आपको और क्लियरली समझ में आएंगे। तो बच्चों अगर हम आगे बढ़े, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा सब ज्यादातर हमने ईयर वाइज प्रोसीड कर रहे हैं, सबसे पहले ईयर 2025, देन 24, देन 23, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कह रहा है, इन आवर होम्स वी रिसीव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वी रिसीव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई आल्सो कॉल्ड एज मेंस। हमें पता है मेंस से हमारे आती है घर में जो भी बिजली आती है, सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स अंडरग्राउंड केबल्स, जैसे भी आती हो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू वायर्स इज 220 वोल्ट। अब इसने पूरी कहानी समझा दी। पूछा कितना आसान सा सवाल है, कह रहा है कि कलर्स बताओ इंसुलेशन कवर के। देखो बच्चों एक ट्रिक है RGB, बस यहां पर क्या याद करना है, रेड ग्रीन और ब्लैक, रेड ग्रीन और ब्लैक। तो हमारे कलर्स जो होते हैं वायर के कौन से होते हैं बच्चों, रेड ग्रीन और ब्लैक, रेड ग्रीन और ब्लैक। तुमको पता है जब कोई इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे लाइव आता है तो उसके आइकन पे कैसा आ जाता है, रेड कलर। तो रेड का मतलब बच्चों क्या, लाइव वायर, रेड का मतलब लाइव वायर। और ग्रीन का मतलब बच्चों हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी कैसी है, ग्रीन। तो अर्थ ग्रीन है, मतलब ग्रीन कलर से कौन सा वायर होता है, अर्थिंग वायर। कौन सा वायर होता है बच्चों, जिससे हम लोग अर्थिंग करते हैं। और ब्लैक तो तुम्हें पता ही है, न्यूट्रल। अच्छा अगला क्वेश्चन, ब्लैक क्या है बच्चों, न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल वायर। आगे अगर हम लोग चले, what should be the current rating of an electric circuit 220 volt so that an electric iron of 1 kilowatt power can be operated। कह रहा है आयरन है, उसपे जो करंट, उसमें जो उसको कनेक्ट किया है हमने कितने 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है, और वो पावर कितना कंज्यूम करता है, 1 किलोवाट। कह रहा है कि करंट की रेटिंग क्या हो, तो तुम्हें पता है P इक्वल्स टू VI। पावर कितना है बच्चों, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट, और पोटेंशियल तुम्हें पता है 220 वोल्ट इनटू करंट। करंट तुम्हें निकालना है, इसको अगर तुम डिवाइड में लाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 अपॉन 220। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो हम देख सकते हैं, रेड का मतलब बच्चों लाइव, करंट रेटिंग कितनी है बच्चों, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आया था हमारा आंसर, 1000 अपॉन 220। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5011, तो कितना आ जाता है 4.45 एम्पियर। मतलब वो जो आयरन है वो इतना करंट लेगा। उसके बाद पता ही तुम्हें लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो कनेक्टेड है 220 वोल्ट की सप्लाई से। इफ द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द सप्लाई इज 500 मिली एम्पियर। फॉर्मूला छोड़ के सब कुछ दिया हुआ है भाई, कैसे करोगे, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। पावर कितना है, पावर कितना है बच्चों, वही तो हमें निकालना है, पावर ही तो निकालना है। तो पावर इक्वल्स टू V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, और करंट कितना दिया है तुम्हें 500 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब 1000 से डिवाइड। अब तुम कर लो, 3 0 से 3 0 खल्लास, और 22 इंटू 5 कितना आ गया 110 वॉट। तो पावर कितनी आ गई 110 वॉट। अगला क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्या है। ज्यादातर इस चैप्टर से या तो शॉर्ट लॉन्ग आता है, और अगर आता है तो असर्शन रीजन वगैरह भी कभी कभी आ जाता है। देखो क्या है, नाइक्रोम इज एन एलॉय कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर। जो तुम टोस्टर यूज करते हो ब्रेड खाने के लिए, और जो आयरन जिससे तुम कपड़ों पे प्रेस करते हो, उन सब में क्या यूज होता है बच्चों, नाइक्रोम का वायर। उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो हीट जल्दी करता है और ज्यादा करता है। अगर हम देखें अगला रीजन क्या है, इसने दिया, जो रीजन दिया है, रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज हाई। बिल्कुल सही बात है। एंड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। रेजिस्टेंस हो चाहे रेजिस्टिविटी हो, ये दोनों टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तुम अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इन सब की वैल्यू बढ़ती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। यहाँ क्या बोला है, इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो रहा है, तो रीजन तो गलत हो गया और असर्शन सही है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर मेड ऑफ एन एलॉय इज जनरली। कह रहा है एलॉय क्या होता है, सबसे पहले एलॉय क्या होता है। एलॉय बेसिकली क्या होता है बच्चों, तुम दो मेटल लो, कोई भी ले लो, गोल्ड ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, निकेल ले लो, जिंक ले लो, कोई भी दो मेटल ले लो। सपोज एक मेटल लिया A और एक मेटल लिया तुमने बच्चों B। तुमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करने से जो एक नया सब्सटेंस बनेगा X, यही क्या कहलाएगा, एलॉय। ये क्या कहलाएगा, एलॉय। अब भैया कोई क्यों, किसी के पास इतना टाइम है कि मेटल्स बैठ करके मिला रहा है, एक मेटल में दूसरा मेटल क्यों मिलाया, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना था। हमने देखा सपोज इसका रेजिस्टेंस था 2 ओम और इसका रेजिस्टेंस था 3 ओम,
अब तुम बताओ, सिंपल मैथमेटिक्स तुमको पता है, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए था 5 ओम, लेकिन हमने देखा जब हमने एलॉय बनाया तो एलॉय का रेजिस्टेंस 5 से भी ज्यादा हो गया। ओहो, यहां से हमको समझ में आया कि भैया अगर हम दो मेटल्स को मिलाते हैं तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो उन दोनों से भी ज्यादा आ जाता है। तो हमको फायदा हो गया ना, घर बैठे हमने दो मेटल मिलाया और हमको नेट उससे भी ज्यादा मिल गया। तो हम लोग क्यों एलॉय बनाते हैं? बोल रहे हैं कि रेजिस्टिविटी इज लोअर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, बिल्कुल गलत। हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, बिल्कुल सही। जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स हैं जिनसे तुमने उसको बनाया है, रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर ऑफ लेंथ L। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में भी करवाया है। आपको पता है जब किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसका नया रेजिस्टेंस जो होता है वो पुरानी जो तुमने जितने टाइम्स उसकी लेंथ बढ़ाई है उसका स्क्वायर कर दो और पुराने वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई। अब कितना कर दिया है? 3L, मतलब 3 टाइम्स। यहाँ मतलब N की वैल्यू कितनी है? 3। तो बताओ R डैश कितना हो जाएगा? N की जगह रख दो 3 का स्क्वायर इंटू R कितना हो गया? 9R। कुछ भी कठिन नहीं है, बस लगे रहो, बोर्ड्स तुम्हारे एकदम करीब है, बस मेहनत करते रहो और सफलता तुम्हारे कदम के नीचे होगी। अगला क्वेश्चन 9R, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी रेटिंग कितनी है? 220 वोल्ट और 11 वॉट। कह रहा है कि रेजिस्टेंस बताओ उसका फिलामेंट का जब वो 220 वोल्ट पर ग्लो कर रहा है। पोटेंशियल तुमको पता है कितना? 220 वोल्ट पर ग्लो कर रहा है। हमसे क्या बोला है? उसका रेजिस्टेंस बताओ। और तुमको पावर भी दे दिया है भाई। पावर बच्चों कितनी दी है तुम्हें? पावर दिया है 11 वॉट और वोल्टेज दिया है, वोल्टेज कितना दिया है? 220 वॉट, 220 वोल्ट। नहीं कर पाओगे यार? P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तुमको क्या निकालना है? R को इधर भेजो, P को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P। अब सॉल्व कर लो, 220 इंटू 220 अपॉन P। पावर कितना है? 11 वॉट। सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? देखो ये कितना हो गया? 20। ये कितना हो गया? 11 टू 20 और ये कितना हो गया? 20 टू 4 कितना हो जाएगा? 44 और कितना हो जाएगा? 484 और 00, तो 4400 ओम। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ रेटिंग 6 वोल्ट 6 वॉट। मतलब एक बल्ब है तुम्हारे पास, एक बल्ब है और उसमें उसकी जो वोल्टेज है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है? 4 वोल्ट और पावर कितनी है? 6 वोल्ट। ऐसा हमारे पास एक बल्ब है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि कितने बल्ब हम ऐसे ले लें कि अगर हम उसको 240 वोल्ट पे लगाएं तो सब एकदम बराबर ब्राइटनेस से जले। मतलब एक बल्ब हमें रेटिंग चाहिए, कह रहा है हम ऐसे ऐसे कितने बल्ब लगा दें। अब कुछ नंबर ऑफ बल्ब्स होगा, सपोज हमने मान लिया n नंबर ऑफ बल्ब्स लगे हुए हैं। अब ऐसा ऐसा एक बल्ब है, अब हम बताओ, कह रहा है क्या लगाएं? कह रहा है हम सीरीज में कनेक्ट करना है। अब ये बताओ बच्चों, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट या फिर पोटेंशियल? सबके अक्रॉस करंट सेम जाएगा सबके। और हमें बात किसके टर्म्स में की है? पोटेंशियल के टर्म्स में की है, तो हमें पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी। अब ये बताओ कि जब तुम बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। अब लेकिन सारे बल्ब क्या है? एक जैसे, तो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप आएगा वो बराबर होगा। तो अगर हमने मान लो n नंबर ऑफ बल्ब लिया है, एक का पोटेंशियल कितना खाता है? 4, और n नंबर ऑफ बल्ब लिया तो n इंटू 4, और टोटल कितने से कनेक्ट किया है? 240 से। तो हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब कितना आ गया बच्चों? 4 6 24 और 60। कितने बल्ब आ गए? ऐसे ऐसे हम कितने बल्ब लगा लेंगे? 60 बल्ब लगा लेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो कितना हो जाएगा? 60। नंबर ऑफ बल्ब विल बी 60। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टर्स लगे, एक 3 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और एक 6 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। कह रहा है कि जो है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग द अबव 2 रेजिस्टर्स X एंड Y जॉइंड इन पैरेलल। कह रहा है कुछ मत करो, इसी सर्किट को दूसरी तरह से बनाओ जिसमें X और Y के जो रेजिस्टर्स हैं दोनों X और Y के बीच में कैसे लगे हो? पैरेलल। कुछ नहीं कर रहा है भाई, बस थोड़ा सा हाथ चलाना है और एक नंबर तुम्हारे जेब में। क्या? एक 3 ओम का लगा दिया और एक 6 ओम का लगा दिया, बस हो गया। ये भाई ये 3 ओम लगा दिया और ये 6 ओम, बाकी पूरा का पूरा सर्किट बराबर। देखो X और Y के बीच में एक वोल्ट मीटर, तो एक वोल्ट मीटर तुमने चिपका दिया। और बताओ X और Y के बीच में पूरा सर्किट बना है और बाकी पूरा सर्किट X और Y के बीच में तुमने चिपका दिया। तो बच्चों इस तरह से तुमने पैरेलल का सर्किट बना दिया। दिस इज द आंसर। कितना कठिन है? कुछ नहीं है भाई, सब बंडल चूरन एकदम। अगला, इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विल पोटेंशियल डिफरेंस। कितना आसान, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y एंड करंट थ्रू X एंड Y विल बी सेम। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस किस केस में सेम होगा? इस वाले केस में या फिर इस वाले केस में? पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, भैया देखो दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में लगे हैं तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अच्छा ये देखो, जो करंट यहां जाएगी वही करंट यहां जाएगी। तो सीरीज के केस में क्या सेम होगा? करंट। सीरीज के केस में क्या सेम होगा बच्चों? करंट। देख रहे हो, करंट सीरीज में सेम होगा और पोटेंशियल में
वो पैरेलल में सेम होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% लोग ये गलत कर देते हैं। क्या है, कह रहा है कि आईवी ग्राफ है, इसको स्टडी करो और रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टर्स दिए हुए, इनके बारे में तुम बताओ। इससे पहले तुम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो। देखो तुम्हें ओम्स लॉ पता है, V इक्वल्स टू आई आर। बोलो बच्चों, V इक्वल्स टू आई आर। आर यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां से एक इक्वेशन बनती है V अपॉन आई इक्वल्स टू आर। अब मैथ्स में तुमने ग्राफ्स पढ़े हुए, ये अगर हमने एक ग्राफ बनाया है, हमने y एक्सिस पर v ले लिया और x एक्सिस पर i, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा बच्चों? स्लोप का मतलब ही क्या होता है, y वाली क्वांटिटी अपॉन x वाली क्वांटिटी। y पर कौन है, v, x पर कौन है, i, और स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आती है, v अपॉन i। अब तुम बताओ, ओम्स लॉ तो तुम्हें पता है, v अपॉन क्या होता है, v अपॉन i r होता है। मतलब vi का ग्राफ क्या दे देगा तुम्हें, रेजिस्टेंस। v और i ग्राफ का रेजिस्टेंस, तो स्लोप तुम्हें क्या देगा बच्चों, रेजिस्टेंस। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है, क्या तुम्हें vi ग्राफ दिया है, नहीं, यहां हमें क्या दिया है, IV ग्राफ। देखो ना, यहां हमने y एक्सिस पर v लिया है और यहां y एक्सिस पर क्या दिया है, i। तो इसी को क्या कर दो, उल्टा कर दो। इसको जब तुम उल्टा करोगे, अगर i अपॉन v लिखोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा बच्चों, 1 अपॉन r। मतलब IV ग्राफ का स्लोप क्या देता है, 1 अपॉन r देता है। IV ग्राफ का स्लोप क्या देता है, 1 अपॉन r। अब तुम देख लो, मतलब इस केस में स्लोप जितना ज्यादा होगा, r की वैल्यू उतनी कम होगी। स्लोप जितना ज्यादा होगा, r की वैल्यू उतनी ही, बोलो भैया, स्लोप जितना ज्यादा होगा, r की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब देख लो किस केस में स्लोप सबसे ज्यादा है। स्लोप का मतलब ये जो एंगल होता है, स्लोप नहीं है, ढलान जिसको बोलते हैं, ढलान। ढलान कहां ज्यादा है, ये वाले केस में देखो, यहाँ केस में ज्यादा ढलान है, मतलब ये वाला एंगल ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्लोप R1 में है, तो रेजिस्टेंस सबसे कम। उससे ज्यादा स्लोप उससे कम स्लोप R2, तो रेजिस्टेंस उससे ज्यादा, और सबसे कम स्लोप है R3 में, तो R3 विल बी हाईएस्ट। तो ये तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा बच्चों, तो R3, R2, R1, तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। अब जो बहुत ज्यादा दिमाग लगा भी लेगा, वो बोलेगा कि V और I ग्राफ स्लोप रेजिस्टेंस देता है, वो भी I ग्राफ के स्लोप से ही सारा आंसर बता देगा। वो क्या ठोक के चला आएगा, ये वाला। लेकिन तुम्हें क्या लगाना है, ये। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि VI ग्राफ थोड़ी ना दिया है बेटा, क्या दिया है, IV ग्राफ। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, R3, R2, R1। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ मटेरियल, सेम मटेरियल है, कह रहा है 4 वायर लिए, चारों का मटेरियल सेम है। ये चारों वायर के बारे में लिख दिया उसने। कह रहा है कि जो है किस केस में रेजिस्टेंस मिनिमम हो। क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस किस केस में मिनिमम होगा। अब एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, रेडियस क्या होता है, अगर डायमीटर के फॉर्म में एरिया लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। रखो यहां पर उसकी वैल्यू, क्या हो जाएगा बच्चों, पाई डी स्क्वायर और ऊपर 4 चला जाएगा, है ना। अच्छा, लेंथ और डायमीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डायरेक्ट और डायमीटर के स्क्वायर पे इनडायरेक्ट। अब तुम देख लो यहां से, चारों की वैल्यू यहां पे रखो, ठीक है। अब हमें तो हाथ में ज्ञान है, तो हम 4th से शुरू करेंगे। चलो रखो 4th पे। 4th पे अगर हम लेंथ की वैल्यू रखें, कितनी होगी, 2L अपॉन D की जगह 4D है, और 4D का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 16D स्क्वायर। तो जब तुम क्रॉस करोगे कितना हो जाएगा, L बाई 18D स्क्वायर। एक और करके दिखा देते हैं, कौन सा बोलो, कौन सा बताओ, B कर दें, C कर देते हैं। चलो C में देखो, अब फिर से वही चीज करोगे, अगर यही वाला टर्म लगाओगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू L की जगह पे क्या है बच्चों, सिर्फ L ही है, और D की जगह पे क्या है, 2D। 2D का स्क्वायर 4D स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4D स्क्वायर। अब देख लो, 18 है नीचे, नीचे 4 है, मतलब नीचे वैल्यू कम है, मतलब इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तुम सॉल्व करोगे तो सबसे कम किस में आएगा बच्चों, इस केस में आएगा। ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो तुम ये अपने नोट्स में लिख लो कि लेंथ और डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है। चारों इक्वेशन इसी में रख के तुम कंपेयर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग, मतलब कह रहा है कि कॉम्बिनेशंस हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1। 4 सर्किट दिए, बोल रहा है इनमें से किस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अब तुम देख लो, इस केस में आओ, तुम्हें पता है अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स पैरेलल लगे होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट का, R बाई N। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। N का मतलब कितने रेजिस्टर्स लगे हैं, 2, कितना आ गया, 1। मतलब पहले वाले में 1 ओम आएगा, दूसरे में चेक करो, एक R की वैल्यू 3, कितने लगे हैं, 3, तो R इक्विवेलेंट यहां निकालोगे कितना हो जाएगा, 3 बाई 3, फिर से कितना आ गया, 1, फिर से कितना आ गया, 1। इस केस में आओ, देखो ये दोनों किस में लगे हैं बच्चों, सीरीज में, तो 4 और 2 6 ओम, और ये 3 और 3 ये भी सीरीज में, तो फिर से 6 ओम। तो जब तुम इसका नया इक्विवेलेंट बनाओगे तो यही तो बनेगा, बोलो भैया, यही तो बनेगा, 6 ओम
और 6 ओम। अब देखो दोनों 6 ओम के हैं तो 6 और 6 मतलब R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/2, R की वैल्यू 6/2 कितना आ गया 3। नहीं, इसका इक्विवेलेंट 1 नहीं होगा। नेक्स्ट करो, 0.1 0.1 के 2 है तो इसमें भी पैरेलल लगे हैं तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, एक की वैल्यू है 0.5 और कितने लगे हैं टोटल 2, कितना आ जाएगा बच्चों 0.25, कितना आ जाएगा 0.25, ये भी नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड विल बी 1 ओम इक्विवेलेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और करंट 5 एम्पियर है। हीट डेवलप्ड इन द आयरन इन 30 सेकंड। देख रहे हो, बस 2 ही 3 फॉर्मूले हैं, वही घूम घूम के आ रहे हैं, ओम्स लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ और थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। चलो, कह रहा है हीट बतानी है, फॉर्मूला छोड़कर सब कुछ दिया हुआ है, I² RT। I कितना है 5 का स्क्वायर 25, R कितना है 20, R कितना है 20 और कितनी देर के लिए चला है टोटल 30 सेकंड के लिए। तो बच्चा बताओ 25 टू 50, 53 से 150 तो कितना हो जाएगा 1500 जूल। कितना हो जाएगा बच्चों 1500 जूल। तो हीट विल बी 1500 जूल। ठीक है बच्चों, एक जीरो और, क्योंकि 25 टू 50 और 53 से 150। ठीक है बच्चों, 15,000 जूल। आंसर विल बी 15,000 जूल। आगे चलें, अगर हम लोग टू वायर्स है A एंड B ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द सेम लेंथ एंड डायमीटर्स। अब वही वाला रिलेशन जो भी बताया, लेंथ और डायमीटर वैसे ही कर लोगे। कह रहा है 2 वायर है, उनकी लेंथ भी सेम है, क्या सिर्फ डिफरेंट है उनका डायमीटर, मतलब एक वायर थोड़ा मोटा होगा और एक वायर थोड़ा पतला होगा। आगे कह रहा है आर कनेक्टेड बाय वन विच वन ऑफ द 2 वायर्स विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस। तुमको कॉमन सेंस से भी तुम बता सकते हो, वायर जितना मोटा होगा उसमें करंट जाने में उतनी ही आसानी होगी या मुश्किल, करंट आसानी से चला जाएगा मोटे वायर में, तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा। और तुम ऐसे भी देख सकते हो, अभी हमने तुम्हें बताया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/D², जिसका डायमीटर जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना कम। हमसे क्या बोला है, विच वन ऑफ द 2 वायर्स विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तुमको अगर बढ़ाना है तो डायमीटर को कम, तो कौन सा हो जाएगा बताओ, 0.2 वाला या 0.3 वाला। 0.2 वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 0.2 वाले का रेजिस्टेंस विल ए का मतलब 0.2 ओम डायमीटर मिलीमीटर वाला। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक सोर्स है, वो सप्लाई कर रहा है चार्ज ऑफ 500 कूलम। एक कोई सोर्स है, कोई सोर्स होगा कोई भी, उससे कितना वो चार्ज सप्लाई करता है 500 कूलम का चार्ज वो सप्लाई कर रहा है। कह रहा है कि अगर करंट उससे जो लिया जा रहा है वो 25 मिली एम्पियर, कोई सोर्स है, हमने उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट अपना लगाया है अप्लायंस, वो कह रहा है कि टोटल 500 कूलम चार्ज दे सकता है और करंट कितना दे रहा है वो 25 मिली एम्पियर। तो कह रहा है वो कितनी देर में डिस्चार्ज हो जाएगा, तो जितना जब सारा का सारा करंट वो दे देगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो तुम्हें पता है I इक्वल्स टू Q/T। भैया वो जितना, जब वो अपना सारा का सारा करंट अपने अंदर से दे देगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। करंट तुम्हें, चार्ज तुम्हें पता है, करंट तुम्हें पता है, चार्ज कितना है बच्चों 500 कूलम, करंट 25 मिली एम्पियर, 25/1000। 1000 क्यों कर रहे हैं पता है ना, ठीक है। Q कितना है, Q कितना है 500 कूलम और टाइम तुम्हें निकालना है। अब देखो कैसे करोगे, देखो 25 4 जा 100 और ये 40, ये 40 उधर भेज दो, T को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 और 3 0 अलग से लग गए, कितना आ गया 20,000 सेकंड, कितना आ गया 20,000 सेकंड। तो इतनी देर के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बोलो भैया आगे आगे। इन द गिवन सर्किट टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सब गलत कर देते हैं। क्या कह रहा है X और Y के बीच का टोटल रेजिस्टेंस बताओ। X एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, Y यहाँ पर है। अब किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस बीच वाला कहाँ क्या कर रहा है। एक कॉमन इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉमन टर्म याद, प्रिंसिपल याद कर लो। अगर किसी पॉइंट से एक स्ट्रेट वायर तुमने किसी दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है तो ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, बराबर। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ये X है और देखो X से एक स्ट्रेट वायर निकला है और वो यहाँ जाके कनेक्ट हो गया है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, X की तरह। ये वाला पॉइंट भी किसकी तरह बिहेव करेगा, X की तरह। किसकी तरह, X। अच्छा Y में देखो, Y से एक वायर निकला और कुछ बीच में लगा तो है नहीं, मतलब स्ट्रेट वायर और यहाँ जाके कनेक्ट हो गया, मतलब जो करंट वहां वही पोटेंशियल वहां, दोनों पॉइंट सेम, तो पॉइंट सेम पोटेंशियल एक तरह बिहेव करेंगे। तो ये देखो X और Y के बीच में 2 ओम, X और Y के बीच में 3 ओम, X और Y के बीच में 6 ओम। ओहो, मतलब सिंपली ये नहीं बना के दे सकता था, ये X और Y बना देता और 3 रजिस्टर लगा देता ऐसे ऐसे। बोलो भैया 3 रजिस्टर ऐसे लगा देता, 2 ओम 3 ओम 6 ओम। अगर ऐसे लगा देता तो तुम कर ना लेते, तो इसीलिए इसने क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया और ऐसे बना दिया सर्किट। तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम देख लेना यहाँ से कि स्ट्रेट वायर निकल के कहां पर जाके
कनेक्ट हुआ है। जहां पर कनेक्ट हो उसको भी वही नाम दे देना जहां से वो तार निकला है। जैसे एक वायर मेरे अंदर से निकले और किसी और दूसरे इंसान में जाकर के जुड़ जाए, तो हम और वो क्या हो जाएंगे, एक जैसे बिहेव करने लगेंगे। समझ में आया बच्चों? तो यही है। अब तुम यहां से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लो क्या आ जाएगा 6, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 6/6, यानी कि नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट 1 ओम। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 ओम। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू आई और टी को एक्सप्रेस करने वाला कोई एक रिलेशन बताओ, क्यू वी और डब्ल्यू को एक्सप्रेस करने वाला कोई एक रिलेशन बताओ। अब यहां पे ध्यान देना, जो तुमने फॉर्मूला याद किया है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी और V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, उस फॉर्मेट में आंसर ही नहीं दिया इसने। देखो कहीं है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, V इक्वल्स डब्ल्यू इक्वल्स टू V बाई क्यू, लेकिन V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो इसने क्या किया, इसने इसको इधर भेज दो। अब भेजो अगर तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू आई टी, इसको इधर भेजोगे तो W इक्वल्स टू V Q। अब ये इसमें ढूंढो मिलेगा तुम्हें, Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई टी, W इक्वल्स टू V Q। तो बच्चों एक चीज याद कर लो, फॉर्मूले को इमेज की तरह दिमाग में मत बैठा लो, फॉर्मूले को अपने ब्लड में ले आओ। तुम्हारे खून में फॉर्मूला होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए उस फॉर्मूले से तुम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बच्चे रट लेते हैं V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर W इक्वल्स टू V Q दे दिया तो ये गलत हो जाएगा क्या? V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू रटे हो, ये अगर आ गया तो गलत है क्या? ये गलत नहीं है, बस इसको इसी को दूसरे फॉर्म में लिख दिया है। तो कभी घबराना मत कि इसमें तो गलत दे दिया, गलत नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है 4 इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, 4 रेजिस्टर हैं, सबकी वैल्यू 8 ओम है। कह रहा है पहले उनको सीरीज में लगाया है, बाद में उनको पैरेलल में लगाया है, और जो इक्विवेलेंट सीरीज और पैरेलल उसका रेशियो बताओ। तो बच्चों अगर एक की वैल्यू 8 ओम है और पहले किस में लगाया है, सीरीज में, तो सब के सब इक्वली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सीरीज में क्या आ जाएगा 4 है और एक की वैल्यू 8 है, तो कितना आ गया 32 ओम। अच्छा पैरेलल में आओ, पैरेलल में कैसे करोगे, एक वैल्यू 8, टोटल कितने लगाए हैं 4, कितना आ गया बच्चों 2। तो RS अपॉन RP क्या आ जाएगा, RS अपॉन RP 32/2 कितना आ गया 16 ओम। बोलो भैया 16, रेशियो 16 आ जाएगा, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल इज शोन बाय द स्केल ऑफ वोल्टमीटर। एक वोल्टमीटर की फोटो है ये, और बोल रहा है क्या, एक वोल्टमीटर की ये फोटो है और ये नीडल एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पर एरो बन रहा है, इस पॉइंट पर वो प्रोजेक्ट कर रहा है। कह रहा है कि जो इस वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट बताओ और रीडिंग बताओ क्या दिखा रहा है। किसी को ये तो नहीं लग रहा 1.5, 1.6, 1.7 नहीं। अब कैसे करोगे, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे कम कितनी रीडिंग दे सकता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है घर में, वो सबसे कम कितनी रीडिंग दे सकता है, वही उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट। समझे कि नहीं? जैसे कोई इंसान है, मान लो खाना खाता है, उसने कहा कि भाई हम एक रोटी से कम कभी खा ही नहीं सकते, हमको मिनिमम 1 रोटी दो, उसके बिना मेरा काम ही नहीं। तो उसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 रोटी। उसी तरह ये इंस्ट्रूमेंट है, अब ये मिनिमम कितना नाप सकता है, इतना ही तो नाप सकता है। मिनिमम ये कितना अपने अंदर नाप सकता है, मतलब तुम इसमें मिनिमम रीडिंग कितनी देख सकते हो, यही तो देख सकते हो। तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल डिवीजन देख लो कितने हैं, टोटल डिवीजन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे भी 10। तो टोटल डिविजन्स कितने हैं बच्चों, टोटल डिवीजन कितने हैं 20। डिवीजन का मतलब टोटल बॉक्स कितने हैं, पार्टीशन कितना है उसमें टोटल, और लास्ट रीडिंग कितनी है 3। तो बच्चों हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं जो टोटल रीडिंग है अपॉन में जो भी उसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है। तो यहां से हमको क्या पता चल गया बच्चों, इसका लीस्ट काउंट। अब जब तुम इसका लीस्ट काउंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो 0.3 और जब इसको करोगे तो 0.15 वोल्ट, कितना आ जाएगा 0.1, मतलब ये मिनिमम 0.15 वोल्ट नाप सकता है। अगर 0.12 वोल्ट हो तो तुम इससे इस वाले वोल्ट मीटर से उसको नाप नहीं पाओगे। अच्छा अब हमसे बोल रहा है कि ये कितने पे प्रोजेक्ट कर रहा है। अच्छा देखो यहां पर कितना है 1.5, अब आगे बढ़ो 1.5 के आगे कितना है 1 2, तो 1.5 और 2 है, 2 डिवीजन, एक डिवीजन कितने का है 0.15 का, तो 0.15 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 0.3, उसमें ऐड कर दो 0.3, तो कितना रीडिंग है ये 1.8। तो ये वोल्ट मीटर में कितना शो कर रहा है 1.8। अच्छा लीस्ट काउंट कितना निकाले हो तुम 0.15, तो कितना हो जाएगा, ये होगा क्या, नहीं, क्या आंसर होगा ये लीस्ट काउंट। समझ में आया, फिर से देख लो एक बार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजर कर सकता है अपनी रीडिंग, उसको बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट। और हमने फिर उसके आगे 1.5 तो हमको यहीं से दिख रहा था, हमने उसमें 2 डिवीजन के बराबर देख लिया, एक लीस्ट काउंट 2 लीस्ट काउंट, तो 2 के बराबर आ गया 1.5 प्लस
उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों इसी तरह हमने देखा 1 मार्क्स के आए हुए सारे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस अभी रिसेंट ईयर्स में। आगे जो वीडियो आएगी वो 3 और 4 मार्क्स की आएगी। देन उसके बाद हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज को भी फॉलो करते रहिए। और शॉर्ट्स में हम लोग बच्चों PYQ एक्सप्रेस सीरीज बनाते हैं, कॉन्सेप्ट अंडर 60 सेकंड सीरीज बनाते हैं, जिसमें हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को 60 सेकंड्स में फॉलो करते हैं, समझते हैं। तो बच्चों लाइक किए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू so much.